हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ेंगे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पर मैंने वीडियो बना दिया है, उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही पहले चैप्टर का कंप्लीट नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम तीसरा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ेंगे। समकालीन दक्षिण एशिया में हम पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे संघर्ष क्यों चलते रहते हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ की लोकतंत्रीकरण में कठिनाइयाँ क्या क्या आई, इन सबको हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, साउथ एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साउथ एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है विश्व स्तर पर इसे जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। ओके, दक्षिण एशिया में शामिल 7 देशों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साउथ एशिया में देखिए, ये जो 7 देश सम्मिलित है इनके लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। पहले 7 देश थे दक्षिण एशिया में, लेकिन अब अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में आ सकता है, ऑप्शन में चीन भी दिया रह सकता है दक्षिण एशिया के देशों में, तो चीन जो है दक्षिण एशिया का देश नहीं है। तो ये बात जो है याद रखना है। ओके, दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है। तो दक्षिण एशिया में देखिए, आपस में क्या है, सहयोग के भी कुछ बिंदु रहते हैं और संघर्ष भी चलते रहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में आप देख ले, उनके बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। कश्मीर को लेकर भी संघर्ष चलता रहता है, आतंकवाद को लेकर संघर्ष चलता रहता है, उसके साथ ही सीमा विवाद को भी लेकर संघर्ष चलता रहता है। इंडिया और बांग्लादेश में भी कई संघर्ष है, नदी जल विवाद को लेकर है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया जो है संघर्षों का देश है। यहाँ पर जो है आपस में चाहे बॉर्डर को लेकर चाहे और आंतरिक मामलों को लेकर जो है संघर्ष चलता रहता है। ओके, दक्षिण एशिया में विद्यमान विवाद सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है, जातीय संघर्ष, विद्रोह और संसाधनों के बंटवारे के विवाद विद्यमान है। तो ये सब जो है विवाद जो है दक्षिण एशिया के देशों में विद्यमान है। ठीक है, जिसके कारण आपस में दक्षिण एशिया के देशों के आपस में जो है संघर्ष चलते रहते हैं। दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसको एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाती है। तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये सब जो है दक्षिण एशिया को विश्व स्तर पर एक विशेष क्षेत्र बनाता है। भौगोलिक विशिष्टता के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताएं विद्यमान हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं भी, भाषाई भिन्नताएं भी क्या है, दक्षिण एशिया में विद्यमान है। जैसे आप भारत में ही देख ले, लगभग 22 भाषाएं बोली जाती है और कई तरह के पहनावा और सांस्कृतिक खान पान, ये सब जो है कई सारे विविधता जो है भारत में विद्यमान है। ओके, दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। तो दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली भी देखिए अलग अलग है। जैसे भारत में और श्रीलंका में जो है सफलतापूर्वक लोकतंत्र स्थापित है, और वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश में देखें तो कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। नेपाल भूटान में भी राजतांत्रिक शासन रह चुका है, मालदीव में सल्तनत रह चुका है। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है यहाँ पर जो है राजनीतिक प्रणाली भी जो क्या है अलग अलग है। तो ये सब पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर में कि कौन से देश में कौन सी राजनीतिक प्रणाली है, कौन सी शासन व्यवस्था है। तो इनको अच्छे से आप ध्यान से इनको देखें। ओके, तो पहला देखिए, भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। भारत और श्रीलंका में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ओके, और इंडिया तो पता ही है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक शासन आ जाता है, कभी सैनिक शासन आ जाता है।
नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। इसके पश्चात लोकतंत्र की स्थापना हुई। वर्तमान में राजा को हटाकर वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई। तो वर्तमान में क्या कैसी शासन व्यवस्था है? यहाँ पे गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। भूटान में अभी भी राजतंत्र है, परंतु वहाँ बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो दक्षिण एशिया का एक देश ऐसा भी है जहाँ पर अभी भी राजतंत्र है, यानी राजाओं का शासन है, परंतु वहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। मालदीव में 1968 तक सल्तनत थी, परंतु उसी वर्ष वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई और अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। मालदीव जो था वहाँ पर क्या था? सल्तनत था, सुल्तानों का, राजाओं का शासन था। वहाँ पर फिर बाद में गणतंत्र की स्थापना की गई और अब जो है अध्यक्षात्मक, उसके बाद अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली को अपनाया गया। इसके बाद 2005 के जून में संसद द्वारा बहुदलीय प्रणाली भी अपनाई गई। अब 2005 में यहाँ पर क्या बहुदलीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया। 2005 में वहाँ पर चुनाव होने से लोकतंत्र क्या हुआ? मजबूत हुआ, क्योंकि इन चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, लोकतंत्र यहाँ पर मजबूत हुआ 2005 में, और यहाँ पर जो है कई दलों को चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया, उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान किया गया चुनाव लड़ने के लिए। उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह कथन सत्य है कि दक्षिण एशिया में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है और इस क्षेत्र के सभी देशों में अलग अलग प्रणालियां विद्यमान है। तो ये जो अब तक हमने जो पढ़ा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना, कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर लोकतंत्र और सैनिक शासन का मिला जुला रूप है। तो ये सब जो उदाहरण है क्या दर्शाते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक सी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। एक सर्वे के अनुसार दक्षिण एशिया के 5 देशों की जनता भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल लोकतंत्र का समर्थन करती है। एक सर्वे किया गया दक्षिण एशिया के देशों में, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो 5 देश थे उनके जो जनता थी वो सब क्या है? लोकतंत्र को, किसी भी शासन प्रणाली के बजाय लोकतंत्र को ज़्यादा समर्थन करते हैं, लोकतंत्र को अपने लिए ज़्यादा बढ़िया मानते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी भी प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। किसी भी शासन व्यवस्था के बजाय लोकतंत्र को जो है ये अपने लिए ज़्यादा बेहतर मानते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। तो देखिए, कुछ लोगों का यह मानना था कि लोकतंत्र जो है केवल अमीर देशों में ही, पढ़े लिखे देशों में ही फल फूल सकता है, लेकिन दक्षिण एशिया में जो है कई देशों ने जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया और इससे उनका भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र जो है केवल धनी देशों में ही नहीं, किसी भी देश में सफलतापूर्वक स्थापित हो सकता है। ओके, दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद हैं, तो बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। देखिए, दक्षिण एशियाई देश का जो है भारत जो है एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है, जिसके बॉर्डर जो है दक्षिण एशिया के सभी देशों से लगती है, और भारत जो है दक्षिण एशिया के कई देशों के साथ सहयोग के मुद्दे भी हैं और विवाद के भी मुद्दे हैं। दक्षिण एशिया के देशों द्वारा एक दूसरे को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखने के कई उदाहरण हैं। तो ये जो है इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देती है और भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो भारत जो है पाकिस्तान पर आरोप लगाती है कि पाकिस्तान जो है कश्मीरी उग्रवादियों को क्या करती है? हथियार देती है, प्रशिक्षण देती है, शिक्षा देती है और धन भी उन पर खर्च करती है ताकि वो भारत में जो है अव्यवस्थित गतिविधियां कर सके, भारत को आर्थिक एवं मानवीय रूप से नुकसान पहुंचा सके। तो इसका आरोप जो है कौन लगाता है? भारत लगाता है। ठीक है, भारत
का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 के मध्य खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार और गोला बारूद दिया था। भारत ने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान जो है खालिस्तानी समर्थक जो उग्रवादी थे उनको हथियार दिया और गोला बारूद भी दिया ताकि भारत को वो नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, तो भारत जो है ये सब आरोप लगाता है। पाकिस्तान भी भारत की गतिविधियों को संदेह की दृष्टि से देखता है। उसका विचार है कि भारतीय गुप्तचर एजेंसियां सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काती है। तो जैसे भारत जो है पाकिस्तान पर आरोप लगाता है, वैसे ही पाकिस्तान भी भारत पर आरोप लगाता है कि भारत की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काती है। ठीक है, इन उदाहरणों के अतिरिक्त कई और मसले हैं जिनके परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। जैसे बांग्लादेश द्वारा भारत पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देना। बांग्लादेश आरोप लगाता है कि भारत जो है विद्रोह को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना। बांग्लादेश यह भी आरोप लगाता है कि भारत जो है बांग्लादेश के प्राकृतिक गैसों में सेंधमारी कर रहा है। इस प्रकार कई तरह के मतभेद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार देशों में भी है, जिनके कारण दक्षिण एशिया के देश एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो देखिए, जिस प्रकार पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मतभेद हैं, उसी तरह जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार के बीच भी मतभेद है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया के देशों को आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाकर एक दूसरे पर विश्वास करने का माहौल पैदा करना चाहिए ताकि उनके सहयोग में वृद्धि हो सके। अब देखिए, कई सारे विवाद विद्यमान हैं दक्षिण एशिया के देशों में, तो इन देशों को जो है युद्ध की तरफ जाने के बजाय, सशस्त्र विद्रोह की तरफ जाने के बजाय क्या करना चाहिए, आपसी बातचीत द्वारा मसलों को हल करना चाहिए। आपसी बातचीत द्वारा विवादों को, सहयोग से विवादों को, मिलजुल कर विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया यूरोपीय संघ की तरह एक क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा, जिसके सांस्कृतिक और व्यापारिक हित एक होंगे और यह क्षेत्र उन्नति कर सकेगा। अब देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में आपसी सहयोग होगा तो यह एक क्षेत्रीय गुट के रूप में, क्षेत्रीय समूह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरेगा और शक्तिशाली समूह के रूप में सामने आएगा। तो इन देशों को शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना चाहिए, आपसी विवादों को आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना चाहिए और आपसी सहयोग होना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये सब जो पॉइंट्स है समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को अब तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सभी वीडियो को देख सकते हैं, पहले और दूसरे चैप्टर से संबंधित वीडियो को। और साथ ही आप पहले चैप्टर के कंप्लीट नोट्स को भी डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।